प्रिय छात्रों, नमस्कार। निवास क्लासेज में आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 4 से हल करेंगे। चूँकि पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 2 से लेकर 3 तक का हल किए थे, तो आज 4 से शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैथ का हर एक टॉपिक का सॉल्यूशन आपको पहले मिले, ठीक है? और अपने दोस्तों में भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है? ताकि उन्हें भी मैथ का अच्छी सॉल्यूशन मिल पाए, ठीक है? तो वीडियो को देर किए बगैर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रश्न 4 में है, निम्न संख्याओं की छोर से विभाज्यता की जाँच करें, ठीक है? आप पिछले टॉपिक में विभाज्यता का नियम पढ़ चुके थे, उसका थ्योरी, ठीक है? तो आज आपको हम फिर से 6 से विभाज्यता का नियम से समझाते हैं, ठीक है? इसमें प्रश्न 1 में है 12,583। इसे हमें 6 की विभाज्यता के नियम से इसे चेक करना है, ठीक है? तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है 12,583, ठीक है? तो ये हमें विभाज्यता का नियम में ये बताया गया है कि 2 गुना, ठीक है? कितना? 6 का जो विभाज्यता का नियम का रूल है 2 गुना 3 के रूप में। जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी, वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी, ठीक है? तो यहाँ भी उसी तरह से नियम से फ़ॉलो करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 6 का विभाज्यता के नियम से ये संख्या 2 से तो बिल्कुल विभाज्य नहीं है, ठीक है? और ये 3 से, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या जो है, दोनों में कोई विभाज्य नहीं है, ठीक है? इसलिए अब इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है? तो आशा है कि आप इसको अच्छी प्रकार से समझ रहे होंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में है, ठीक है? यहाँ देखिए क्या है, इकाई अंक 0 हो रही है, जो कि संख्या ये 2 से विभाज्य हो रही है, ठीक है? और इसको जब योग करेंगे, ठीक है? जब आप इसे योग करेंगे, तो आपको योग करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी, वह होगी 21, ठीक है? और 21 संख्या ये 3 से पूरा-पूरी विभाज्य होती है, ठीक है? तो इस तरह से ये संख्या 6 से भी पूरा विभाज्य होगी, इसलिए यहाँ लिखेंगे हाँ, ठीक है? मतलब ये क्या है? सही है, ठीक है? तीसरा प्रश्न को यहाँ लिख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है देखिए यहाँ पे 5,46,534, ठीक है? और इसे भी हमें 6 की विभाज्यता के नियम से ही समझना है। तो यहाँ देखिए इसका भी इकाई अंक क्या हो रही है? 4 आई है, जो कि 2 से ये पूर्णतः विभाज्य होगी, ठीक है? लेकिन ये जो है 3 से विभाज्य नहीं हो रही है, तो इसके लिए क्या करना है, इन सभी संख्या को योग करना है, ठीक है? योग करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वह 3 से पूरा-पूरी विभाज्य होनी चाहिए, ठीक है? तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किए हैं, पहले संख्या को ऐड कर लिए हैं, ठीक है? अब इन सभी संख्या को यहाँ प्लस करने के बाद जो योग आई क्या 27, जो कि 3 से पूरा-पूरा विभाज्य है, ठीक है? तो इस तरह से ये 2 से भी विभाज्य हो गई और 3 से हो गई। इस तरह से ये 6 से भी क्या होगी? विभाज्य होगी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाँ लिखेंगे, ओके? तो आशा है कि आप इसको अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, ठीक है? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है? प्रश्न संख्या 5 में है, निम्न में कौन-सा कथन सत्य है? ठीक है? इनमें सत्य और असत्य को चुनना है, ठीक है? जिसमें प्रश्न 1 में है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है, तो वह 9 से भी विभाज्य होगी, ठीक है? तो ये मान्यता गलत है। जो संख्या 3 से विभाज्य है, वो 9 से विभाज्य नहीं हो सकती, ठीक है? इसलिए क्या होगी? गलत होगी ये प्रश्न, ठीक है? यहाँ गलत का निशान लगाएँगे। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है, तो वह 3 से विभाज्य होगी, ठीक है? तो ये प्रश्न जो है सही होगी, ठीक है? अगर आपको चाहिए तो इसको चलिए एग्ज़ाम्पल पे हम समझाते हैं, ठीक है? यहाँ देखिए एग्ज़ाम्पल के लिए हमने क्या किए हैं, कुछ नंबर को नोट कर लिए, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे बोला गया था क्या प्रश्न में 9 से विभाज्य होने के लिए, ठीक है? तो 9 से जो संख्या विभाज्य होती है वो 3 से विभाज्य होगी या नहीं, ठीक है? तो ये प्रश्न सही था, इसलिए इसको एग्ज़ाम्पल पे समझाते हैं, ठीक है? ये देखिए 9 का ये टेबल हमने 3 अंक लिख लिए हैं, ठीक है? तो ये 9 से विभाज्य है, 9 का में 18 2 बेरी में आता है, ठीक है? 27 3 बेरी में और 36 4 बेरी। इस तरह से ये जो भी 3 है विभाज्य होगी, क्योंकि 3 का में 18 कितना 6 बेरी में आता है, 27 कितना 9 बेरी में आता है, ठीक है? और 36 12 बेरी में। तो इस तरह से प्रश्न दूसरा सही जाएगा, ठीक है? तो आशा है कि आप इस एग्ज़ाम्पल से आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 नंबर, ठीक है? सभी संख्याएँ जो 18 से विभाज्य होती है, वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगी, ठीक है? तो ये भी प्रश्न क्या है? सही है। जो संख्या 18 से विभाज्य होती है, वह 3 और 6 से दोनों से विभाज्य, क्योंकि ये 18 जो है 3 से और 6 से दोनों से विभाज्य है, ठीक है? इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा? सही जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर में है, सभी संख्याएँ जो 8 से विभाज्य है,
4 से विभाज्य होती है, ठीक है? तो ये भी प्रश्न क्या होगा? सही होगी। चूँकि 4 भी यहाँ 8 से विभाज्य है, तो 4 भी विभाज्य होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में है, जो संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है, वह 90 से भी विभाज्य होती है, ठीक है? तो हाँ, ये भी प्रश्न क्या है? सही है। चूँकि 9 और 10 90 का एक गुणज रूप है, ठीक है? तो ये विभाज्य होगी, ठीक है? एग्ज़ाम्पल में देखिए आपको समझाते हैं, जैसे कि 9 विभाज्य 90 से कितना से? 10 से, ठीक है? 10 नामा 90 और 10 जो है 9 से विभाज्य है, 10 नामे 90, तो ये दोनों संख्या 10 से 90 से विभाज्य है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में है। यदि कोई संख्या दी हुई दो संख्याओं के योग को पूर्ण विभाजित करती है, तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग-अलग भी पूर्ण विभाजित करती है, ठीक है? और ये प्रश्न जो है सही है, ये गलत इसको समझना है, ठीक है? तो मान लीजिए आपको एग्ज़ाम्पल पे समझाते हैं। यहाँ आपको एग्ज़ाम्पल पे समझाने के लिए हमने कुछ संख्या जो है उदाहरण ले लिए हैं, ठीक है? अब देखिए इसको ऐड करने पे ये 15 आती है, तो ये संख्या जो है 5 से विभाज्य है, पर ये संख्या जो खुद से विभाज्य 15 से होगी या ये होगी? नहीं होगी, ठीक है? इसलिए मान्यता क्या है? गलत है, तो प्रश्न 6 क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, ठीक है? तो आशा है कि आप प्रश्न जो है अच्छी प्रकार से समझ रहे होंगे, ठीक है? अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में है, 2 सह-आभाज्य संख्याओं में कम से कम एक आभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है? तो पहले यहाँ पे सह-आभाज्य संख्या क्या होती है? जिसका गुणनखंड कम से कम 1 हो, ठीक है? उसको क्या कहेंगे? सह-आभाज्य संख्याएँ कहेंगे। तो इसको एग्ज़ाम्पल पे समझने के लिए जैसा कि आपको यहाँ पे बताते हैं, ठीक है? यहाँ हमने क्या किया है एग्ज़ाम्पल के लिए 2 क्वेश्चन जो है लिख लिए हैं, ठीक है? सह-आभाज्य के लिए। तो 4 और 9 का यहाँ पे क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है? तो 4 का होता है किस तरह से? 2 और ये 1, ठीक है? फिर 9 का निकालेंगे इस तरह से, तो ये 3 तिया का 9, ठीक है? अब इसको क्या करना है? 2 गुना 1, अब इसको करना है 3 गुना 1। देखिए नहीं ये संख्या मिल रहा है, ना ही ये मिल रहा है। यहाँ पे लास्ट की संख्या 1 मिल रही है, ठीक है? तो इस संख्या से पता चलता है कि ये संख्या क्या होगी? ठीक है? असत्य होगी, ठीक है? क्योंकि आभाज्य सह-आभाज्य का मतलब होता है कम से कम एक संख्या होना, ठीक है? तो यहाँ एक का मतलब ही नहीं होता है, ठीक है? तो इसलिए क्या होगा? गलत होगा। प्रश्न 8 में है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग सदैव 4 से विभाज्य होती है, ठीक है? तो यहाँ जो है प्रश्न में 2 क्रमागत विषम संख्या, ठीक है? तो विषम होती है जो 2 से पूरा-पूरी विभाज्य ना हो, ठीक है? तो यहाँ पे चलिए आपको एग्ज़ाम्पल पे समझाते हैं, ठीक है? जैसा कि क्वेश्चन 3 और प्लस ये 5, ये 2 संख्या जो है विषम संख्या है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है इसको ऐड करना है, तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो ये 8 होगा, ठीक है? और यहाँ पे क्या बताया गया है जो 4 से विभाज्य होती है, ठीक है? तो यहाँ देखिए 4 से विभाज्य हो जाएगी, 4 दूना का 8 इसलिए क्या होगा प्रश्न सही होगा, ठीक है? तो आशा है कि आप इसको भी अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए प्रश्न 6 में है 8, 24 व 32 का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करें, ठीक है? तो चलिए इसको कॉपी पे ज्ञात करते हैं। हमने प्रश्न को कॉपी पे उतार लिए हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना है इसको हल करना है, ठीक है? तो यहाँ देखिए क्या है 8, 24 और 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे 8 के लिए, ठीक है? और यहाँ 24 के लिए और ये 32 के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है? तो अभाज्य गुणनखंड किस तरह से ज्ञात किया जाता है आपको यहाँ थोड़ा-सा समझा देते हैं, ठीक है? तो इसको इस तरीके से ज्ञात किया जाता है, ठीक है? अब इसको यहाँ लिखना है। अब इसे क्या करना है इसको यहाँ लिखना है, ठीक है? तो 8 का अभाज्य गुणनखंड हो जाता है 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है? तो इस तरीके से, ठीक है? फिर नेक्स्ट 24 का निकालते हैं, तो 24 का भी अभाज्य गुणनखंड इसी विधि द्वारा निकालेंगे, ठीक है? तो इसका हो जाता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है? अब इसको आप निकाल कर समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है 32, ठीक है? तो 32 का भी निकालेंगे किस तरह से? यहाँ लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है? देखिए, इसको आप इस तरह से निकाल चुके हैं, हम इसको पहले निकाल लिए हैं, ठीक है? इसलिए आपको है यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है? समझाने के लिए आपको पहला क्वेश्चन को बता दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड किस तरह से निकाला जाता है। अगर आप इसको गुना करेंगे तो फिर से 32 प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पे 2 दूना का 4, 4 दूना 8, 16, 16 दूना का 32। तो इस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है? तो आशा है कि आपको प्रश्न 6 भी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर को हल करते हैं। प्रश्न 7 में है
निम्नलिखित का सार गुणनखंड बताएं, ठीक है। सार गुणनखंड का मतलब होता है ये दोनों के जो गुणनखंड निकलेगी वो दोनों में से जो उपस्थित हो उसे सार गुणनखंड कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसको हल करते हैं। ठीक। अब यहाँ 4 का पहले निकाल लेते हैं। तो 4 का निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो ये ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा 32 का, यहाँ निकालेंगे 32 का निकालते हैं। तो 2 16, ठीक है, फिर 2 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और ये 2 से लास्ट 1, ठीक है। तो आशा है कि इसको आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसको हमको लिखना है सार गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 4 के लिए, तो 2 गुना 2 लास्ट का 1, 1 को लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। फिर 32 का था तो यहाँ लिखेंगे 32, 32 के लिए हो जाता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार है 3 2 5 बार, ठीक है। तो 3 1, ठीक है। इस तरीके से भी लिख देंगे। अब हमको यहाँ लिखना है सार गुणनखंड, ठीक है। तो थोड़ा-सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे हम 4, ठीक है, और 32 का, इसलिए का स सार गुणनखंड, सार गुणनखंड, ठीक है। तो क्या-क्या हो जाएगा यहाँ पे सार गुणनखंड देखिए, ये 2 और ये 2 मिल रहा है, 2 और 2 मिल रहा है, लास्ट का 1 और 1 मिल रहा है, ठीक है। तो इन सभी में से एक-एक संख्या को निकाल लेंगे बाहर। यहाँ क्या लिखेंगे, शुरू से लिखते हैं बढ़ते क्रम में, ठीक है। 1 2 और 2, इसका ये क्या है सार गुणनखंड है, ठीक है। तो आशा है कि इसको आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। प्रश्न 7 में है, निम्नलिखित का सार गुणनखंड बताएं, ठीक है। सार गुणनखंड, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको सार गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ होता है 4 का गुणनखंड करेंगे पहले, ठीक है। तो 4 1 से भी खंड होता है, 2 से भी होता है और स्वयं 4 से होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है 32, यहाँ लिखेंगे 32 और 32 का भी गुणनखंड करेंगे तो 1 से भी हो जाता है, 2 से भी खंड होता है इसका और ये 4 से भी होगा, 8 से भी होगा, 16 से होगा और ये खुद लास्ट 32 से भी होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए गुणनखंड निकल गया। अब यहाँ पे हमको सार गुणनखंड ज्ञात करना है। सार मतलब होता है कि दोनों में जो उपस्थित है। देखिए यहाँ 1 भी उपस्थित है, 2 और ये 4, ठीक है। ये इसका सार गुणनखंड हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे, ठीक है, इसलिए 4 और 32 का सार गुणनखंड, ठीक है। 1 2 4, ठीक है, 1 2 4 दोनों में देखिए है, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 और 4, ये इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है। प्रश्न 8 में है, निम्न का गुणज निकालें, ठीक है। तो 8 और 10 का गुणज निकालना है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 का एक ही क्वेश्चन बताएं इसलिए कि आप इसको जब अच्छी प्रकार से समझ गए हैं तो आप बाकी का क्वेश्चन खुद बनाएं, ठीक है, और उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, इसलिए हमने एक ही क्वेश्चन बनाकर छोड़ देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट 8 का पहला क्वेश्चन ए नंबर बता रहे हैं गुणज, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 8 का गुणज, चूंकि पहले 8 का गुणज निकालना है तो यहाँ लिखेंगे 8 का गुणज बराबर। तो 8 के गुणज का मतलब होता है 8 का रेगुलर ही संख्या लिखना, ठीक है। तो 8 का 8, 8 दूनो का 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 छक 48। इसी तरह से डॉट डॉट आगे की संख्या पूरा लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार अगला 10 का निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे 10 का गुणज, ठीक है। यहाँ इस तरह से लिखेंगे, उसके बाद यहाँ भी उसी तरह से 10 का टेबल लिख लेना है, ठीक है। तो 10 एकम 10, यहाँ 20, 30, 40, 50, 60 डॉट डॉट की संख्या पूरा आगे लिख सकते हैं। चूंकि गुणज लिखने में इसका संख्या का कोई अंत नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे डॉट डॉट की संख्या दे दी है। तो आशा है कि आप क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों अच्छी प्रकार से समझ गए हैं, ठीक है। तो बाकी का क्वेश्चन खुद स्वयं करेंगे, ठीक है, चूंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्न का सार गुणज बताएं, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 7 में सार गुणनखंड पढ़े तो इसमें पढ़ना है क्या सार गुणज।
यानी कि 4 और 14 का जो पहाड़ा में 2 संख्या जो मिलेगी, उसका गुणज लिखना है दोनों का, ठीक है? तो यहाँ 4 का पहले लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 का। तो 4 का गुणज, ठीक है? पहले गुणज लिख लेते हैं, उसके बाद सार गुणज को लिखेंगे, ठीक है? तो 4 का गुणज हो जाएगा, 4 का टेबल लिख देना है, ठीक है? 4, 4 दूना का 8, ठीक है? 4 तिया का 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ती 28, 4 अठी 32, 4 नमा 36, 4 दहके 40, आगे और डॉट की संख्या पूरे, ठीक है? उसी तरह से यह लिखेंगे 14। तो हमने यहाँ क्या किए हैं 14 का सार गुणज निकाल लिए, सॉरी यहाँ पे गुणज निकाल लिए, क्योंकि वीडियो को इसलिए रुक दिए थे थोड़ा सा, क्या कि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बन जाएगा, इसीलिए हमने क्या किया रोक कर इसको जल्दी सा लिख लिए हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हमको ज्ञात करना है कि 4 और 14 का सार गुणज, ठीक है? तो इसमें मतलब ये होता है कि जो संख्या दोनों में उपस्थित हो उसे सार गुणज कहते हैं, ठीक है? तो देखिए इसमें क्या है, ये 4 और 14 में 2 संख्या कौन सी जो है दोनों में उपस्थित है। देखिए यहाँ पे क्या है 28 है और यहाँ ये 28 पहली संख्या। फिर नेक्स्ट दूसरी संख्या क्या हो जाती है देख लीजिए, यहाँ पे तो एक ही संख्या जो है सार्वगुणज हो रही है, ठीक है? इसलिए यहाँ लिखेंगे 4 और 14 का सार्वगुणज, ठीक है? सार्वगुणज बराबर क्या हो गया 28 और आगे की संख्या डॉट में होगी, ठीक है? इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे डॉट की संख्या लगाएंगे, चूंकि इसका भी कोई अंत नहीं है। चूंकि यहाँ पे क्या है आगे और भी संख्या बढ़ेगी और यहाँ भी और बढ़ेगी, तो कहीं न कहीं जाकर फिर से पुनः संख्या दोबारा सेम मिलेगी। इसलिए इसका एक जो संख्या यहाँ पे उपस्थित है इसलिए हमने लिखा, और बाकी की संख्या जो क्या है लुप्त है, इसलिए वो डॉट डॉट की संख्या में हो जाएगी। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर अब बी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में भी जिस तरह से ए में ज्ञात किए 4 का गुणज एंड 14 गुणज, उस तरह से यहाँ भी 8 का गुणज और 24 का गुणज लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ क्या करते हैं जल्दी सा 8 का गुणज और 24 का गुणज लिख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए हमने क्या किए हैं सभी का गुणज लिख लिए हैं, ठीक है? चूंकि वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए हमने रोक कर पूरा लिख लिए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अब ज्ञात करना है 8 और 24 का, ठीक है? सार्व गुणज ज्ञात करना है। तो यहाँ भी हमने क्या लिखेंगे इसलिए, ठीक है? 8 और 24 का, ठीक है? सार्व गुणज। तो यहाँ पे 24 और 8, ठीक है? यानी 8 और 24 का गुणज हो जाएगा क्या? यहाँ पे प्राप्त करेंगे, ठीक है? पुनः बोल देते हैं कि सार्व गुणज का मतलब होता है जो दोनों में संख्या उपस्थित हो। तो यहाँ देखिए दोनों में कौन सी संख्या जो है उपस्थित है, तो यहाँ देखिए क्या है 24 है और यहाँ भी 24 है, ठीक है? तो आप यहाँ ये 24 और ये 24 एक संख्या हो गया, ठीक है? नेक्स्ट 48 और यहाँ भी 48 दोनों में उपस्थित हो गया, ठीक है? उसके बाद जो है 72, यहाँ भी क्या है 72 और भी संख्या हो सकती है, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ लिखेंगे हम पहली संख्या क्या है 24, फिर 48, ठीक है? और फिर लास्ट का 72, ठीक है? डॉट, डॉट, डॉट। तो आशा है कि आप इस क्वेश्चन नंबर बी भी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक, कमेंट तथा शेयर ज़रूर करें, ठीक है? और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर सी को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में है 21 और 27 का सार्वगुणज ज्ञात करना है, ठीक है? तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हम, ठीक है? क्या लिखेंगे 21, ठीक है? तो यहाँ पे 21, थोड़ा-सा प्रश्न को फिर से देखते हैं। सॉरी यहाँ पे क्या था 6 भी छूट गया, ठीक है? तो आप यहाँ 6 कर लीजिएगा, 6, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे पहले 21 नहीं पहले 6 का निकालेंगे, ठीक है? तो यहाँ पहले लिखेंगे 6 का गुणज, ठीक है? अब 6 का गुणज निकालने के लिए क्या करेंगे पहाड़ा जल्दी से इसका टेबल लिखेंगे, तो छो छो दूना 12, 18, छो चौक 24, छो पाँचे 30, छो छक 36, 6 42, 6 सत्ते 48, ठीक है? इस तरह से डॉट की संख्या लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है 21 के लिए, ठीक है? तो यहाँ क्या लिखेंगे 21 का गुणज लिखेंगे, तो 21 का गुणज, ठीक है? फिर 21 का गुणज लिखने के लिए क्या करते हैं जल्दी से इसको गुणज लिख लेते हैं, तो 21 एके दूना 42, एके तिया 63, 84, एके पचे 75 से एके छक 26 से इसे डॉट की संख्या लगाएँगे। फिर नेक्स्ट 27 है, ठीक है? तो 27 का भी गुणज लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद यहाँ भी 27 का टेबल लिखना है। तो 27 का 27, 27 दूना का 54,
सतै तिया 81, 27 चौक 78 से 27 पचे 35 से 27 छक वर्ष 88 डॉट की संख्या लगाएँगे, ठीक है? ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसका सारगुणज ज्ञात करना है। तो सारगुणज ज्ञात करने के लिए सेम संख्या को चूज़ करना है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, देखते हैं यहाँ पे जो है कोई संख्या नहीं मिल रही है, ठीक है? तो हमने यहाँ पहले ये डॉट-डॉट की संख्या बता चुके हैं किसका होती है, बहुत ही अनंत की संख्या होती है, ठीक है? तो सारगुणज ज्ञात करने के लिए हमें और आगे की संख्या से ज्ञात करनी है इन सभी में, ठीक है? तो और आगे की संख्या पता नहीं कहाँ तक की संख्या हो सकती है, इसलिए हमने क्या किए हैं शॉर्टकट, ठीक है? एक ट्रिक आज लिख लिए हैं। तो हमें क्या करना है कि 6 में गुणा करना है, ठीक है? कितना से? 63 से, ठीक है? और हमें 6 गुना 63 कर देते हैं इसमें, तो यहाँ पे की संख्या होगी जो आएगी क्या? तो छोटिया का कितना 18 हासिल 1 छोछक 36 1 37 जो कि 378 की संख्या होगी, ठीक है? इस तरह से डॉट की संख्या आगे बढ़ते जाएँगे, ठीक है? तो ये 48 हुआ, फिर नेक्स्ट ये आगे जाएगी और संख्या ये 63 तक ही आएगी, ठीक है? तब जाकर ये 378 की संख्या बनेगी। फिर नेक्स्ट क्या करना है 21 में भी इसी तरह से टेबल इसका पढ़ते जाना है, गुणज करते जाना है। फिर डॉट की संख्या बाद अंत में अंततः कितना आएगा, ठीक है? तो इसमें 21 का ये गुणज हो रही है, तो यहाँ पे 21 गुना 18 वर्ग की संख्या से गुना करनी होगी, ठीक है? तो यहाँ क्या करना है 21 गुना 18 से गुना करेंगे, तब जाकर ये संख्या जो आएगी 6 सॉरी यहाँ पे 378 आएगी, ठीक है? इसको हम गुना पहले कर चुके हैं, आप इसको गुना कर लीजिएगा। चूँकि अगर पूरा लिखते हैं तो ये पूरा कॉपी हो जाता द एंड लेकिन फिर भी इसका गुणज नहीं हो पाता, इसलिए वीडियो थोड़ा-सा लॉन्ग बन जाता, ठीक है? शायद आपको समझ में वही सॉरी से मतलब कि नहीं आ सकता, तो क्या करना है कि इसको हमने शॉर्ट में लिख लिए हैं। नेक्स्ट क्या करना है कि 27 का भी गुणज करना है, ठीक है? अब 27 में आगे संख्या क्या ऐसे गुना करें जो ये 378 और 378 है, तो यहाँ भी 378 की संख्या आ जाए, ठीक है? तो उसके लिए हमने क्या किए हैं, यहाँ 27 गुना कितना 14 किए हैं, ठीक है? अब 27 गुना 14 की संख्या से गुना कीजिएगा तो आपका लास्ट संख्या कितना आएगा 378 आएगी, जो कि ये और ये तीनों यानी कि 6, 21 और 27 गुणज के रूप में तीनों में उपयुक्त हो रही है, ठीक है? तो इसलिए इसका आंसर लिखेंगे हम, ठीक है? 6, 21 और ठीक है 27 का सार्वगुणज, ठीक है? सार्वगुणज बराबर कितना होगा 378, ठीक है? इसका राइट आंसर है। तो आशा है कि आप इसको अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, ठीक है? तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 10 करेंगे, ठीक है? प्रश्न 10 में है निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करें, ठीक है? अब यहाँ क्वेश्चन नंबर ए में है 540। अब इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इसका फैक्टर निकालेंगे, ठीक है? तो 540 ये 540 का क्या करना है फैक्टर निकालना है, ठीक है? तो यहाँ 2 से संख्या को लगाएँगे, ठीक है? यहाँ पे 2 से लगाएँगे, ठीक है? तो कितना आएगा 270 आएगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट 2 से लगाएँगे तो कितना आएगा 2 भागा 2 270 करेंगे तो 135 आएगा, ठीक है? फिर यहाँ से क्या करेंगे 3 से लगाएँगे, ठीक है? तो 3 से लगाएँगे तो कितना आएगा? तो यहाँ कितना आएगा 45 आएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ 3 से फिर लगाएँगे तो कितना आएगा 15 फिर 3 से लगाएँगे तो कितना आएगा 5 और लास्ट की संख्या 5 से लगाएँगे तो 1 आएगा, ठीक है? तो ये इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड, ठीक है? आप चाहें तो इसका इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? इसलिए 540 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है? अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है? 2, 2 2 बार है, ठीक है? तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 गुना 2, ठीक है? गुना 3, 3, 3 कितना बार है? 3 बार। तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1 बार 5 है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो आशा है कि आप इसको अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर। नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन है 440, ठीक है? अब ये 440 का भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना है इसको, ठीक है, ज्ञात करना है। तो 440 का अभाज्य गुणनखंड 2 से पहले लगाएँगे, ठीक है? उसके बाद इसका हो जाएगा 2 और 2 0 यानी कि 220 इसका आ जाएगा गुणज, ठीक है? फिर नेक्स्ट 2 से लगाएँगे तो कितना आ जाएगा 110 आएगा।
फिर ये 2 से लग रही है तो 55 दूना का 110 होगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट 5 से लगाएँगे तो 11 और 11 से लास्ट 1 लगाएँगे, ठीक है? अब इसका लिखना है अभाज्य गुणनखंड, तो इस तरीके से इसका हो जाएगा 440 का अभाज्य गुणनखंड, इसको आप यहाँ लिख दें, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर, ठीक है? तो सी नंबर में है क्वेश्चन 420, ठीक है? अब इसका भी क्या करना है, सार्व अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर सी में है 420, ठीक है? अब इसका भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इसका भी फैक्टर पहले निकालेंगे। तो 420 2 से लगाएँगे, ठीक है? 2 और ये 10 तो कितना हो जाएगा 210, फिर 2 से लगाएँगे तो यहाँ पे हो जाएगी इसका संख्या 105 हो जाएगी, ठीक है? फिर यहाँ पे लगाएँगे कितना से 3 से लगाएँगे, ठीक है? तो 3 से लगाने के बाद यहाँ संख्या आएगी 35, ठीक है? उसके बाद यहाँ आएगी फिर 5 से लगाएँगे तो 7, 7 पचे 35 और ये 7 से लगाएँगे तो 1। इस तरह से इसका यहाँ पे क्या अभाज्य गुणनखंड हो जाती है 400, इसलिए 420 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगी तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ठीक है? तो आशा है कि आप इसको अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, ठीक है? इसलिए इसका राइट आंसर है। वीडियो अगर थोड़ा-सा भी आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है? धन्यवाद।